तुम्हारा बाप झूठा है। बिलावल और इमरान चचा और भतीजा बने हुए हैं, लगता है मासी और फुफ्फी के बेटे हैं एक दूसरे के। मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार की कश्ती डूब चुकी है। इमरान खान से भी किसी ने पूछा है ये मोजज़े किस तरह हुए हैं कि मुतल्लका बीवी भी पैसे बेचने लगते हैं। अकामा से बचना अल्लाह ही बचाए तो बच सकते हैं। एहतसाब की रट लगाते हैं। नवाज शरीफ को नहीं पता कि किस चीज का एहतसाब हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आजकल पाकिस्तान की सियासत बहुत गर्म है और सियासत के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल भी बहुत गर्म है, और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जो पाक अफ़गान बॉर्डर है ये भी बहुत गर्म है। और ये तमाम जो मामलात हैं बज़ाहिर इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो इन तमाम मामलात पर बात कर सकती है, और वो हैं वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर पानी और बिजली जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। आज हम ख्वाजा आसिफ साहब से बात करेंगे। शुक्रिया ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, पहले सियासत पे बात करते हैं। कल वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ आपके मेहमान थे सियालकोट में, उन्होंने वहाँ पे बहुत सी बातें की। आज वो दीर गए, दीर में भी उन्होंने तकरीबन वही बातें की जो कल उन्होंने सियालकोट में की। लेकिन आज और कल जो उन्होंने सियालकोट में बातें की, उन बातों ने हमें उनकी पिछले साल की कुछ बातें याद दिलाई हैं। उसमें बहुत गहरा रब्त है। आप ज़रा सुने कि पिछले साल उन्होंने क्या कहा था और आज वो क्या कह रहे हैं। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर घर चला जाऊंगा। इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। ये एहतसाब नहीं, ये इस्तेहसाल है। ये एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल है। ये आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपर दीर में ये बात की। तो ख्वाजा साहब, सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब ने पिछले साल बार बार कहा कि मैं अपने आप को और अपने ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, अगर मुझ पर कुछ साबित हो गया तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर घर चला जाऊँगा। एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, अभी अदालत का फ़ैसला नहीं आया, तो वो कह रहे हैं मैं इस एहतसाब को कबूल नहीं करता, ये एहतसाब नहीं है, इस्तेहसाल है। मीर साहब शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख़्याल है कि इन दोनों बातों में मुझे तज़ाद नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि आपने ख़ुद ही कहा है कि अभी कोई फ़ैसला नहीं आया। मियाँ साहब की कोई खुदा न खास्ता कन्विक्शन नहीं हुई। JIT के प्रोसेस के ऊपर जो तफ्तीश का प्रोसेस है उसके ऊपर सवालात उठे हैं और बड़े वैलिड सवालात उठे हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जानता। आप यू आर ए वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट और आपके ज़रिए जो है आवाम भी उन एतराज़ात से वाकिफ़ है, इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। जो प्रोसेस जो है ना उसके ऊपर सवालिया निशान ज़रूर बना है। मेरी दरख्वास्त है कि आप देखें कि सियासतदान नवाज शरीफ एक सियासतदान है, वो तफ्तीश के लिए उन लोगों के सामने पेश हुआ, उसका ज़र्फ़ देखें और उसका जो एहतराम है अदारों के लिए उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखें कि जो लोग उसके किताब के मुताबिक जो है सबॉर्डिनेट्स थे। बाकी तमाम अदारों का जो एहतसाब है वो उनके पीयर्स करते हैं। जजों का एहतसाब जो है वो जज करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब जो है वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने एहतसाब के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना जो है वो तो आइनी अदारा है, हमारा सर जो है हमेशा उसके सामने खम है, लेकिन ही वेंट ए स्टेप फर्दर और उन्होंने जो उनकी बनाई हुई एक इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसके सामने खुद भी पेश हुए। अपना पूरा ख़ानदान उन्होंने पेश किया वहाँ पे, बच्चे भी, उनका समधी भी, उनका दामाद भी, सब पेश हुए। तो मैं समझता हूँ कि जो डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने इस प्रोसेस के अदब अदाब की जो की है वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज जो आप दीर बाला वाली जो तकरीर जिसका आप हवाला दे रहे हैं उसमें उस प्रोसेस में जो झोल आए हैं, उस प्रोसेस के की शफाफ होने के मतलब जो शकूक व शुबहात जो है वो उभरे हैं, उनके ऊपर वो बात कर रहे हैं
कि ये एहतसाब नहीं था या ये अकाउंटेबिलिटी या इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, बल्कि ये विच हंटिंग थी। दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। मैं 100% उनके साथ एग्री करता हूँ। देखें, ये मैं तफसील में गया, उसके जो स्टेप बाय स्टेप आप मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं उनके मतलब मैंने कोई बात की, कोई और बात की, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हुई हैं। उस प्रोसेस के ऊपर शकूक व शुबहात के बहुत सारे जो है ना बादल छाए हुए हैं। तो ये अदालत, लेकिन मैं एक फ़िक्रा और ऐड करूँगा। जब वो अदालत उज़्मा के सामने आया तो अदालत उज़्मा ने बार बार कहा है कि हम इस पे फैसला नहीं दे रहे जी, बात ख़त्म हो गई। अदालत उज़्मा ने कह दिया, वो तो तस्लीम हो गया। अदालत उज़्मा बार बार कुछ सवालात पूछ रही है, वो कह रही है कि हमें मनी ट्रेल दे दें। और आज तो कुछ अदलिया के जो जजेस हैं, बहुत सीनियर जज जो है, काबिल एहतराम जजेस, उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात के बारे में ये भी इस तरह के भी सवालात पूछे हैं कि ऐसा लगता है कि वो दस्तावेज़ात जाली हैं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस तरह की दस्तावेज़ात भी पेश करेंगे। और उसमें फिर यूएई की गवर्नमेंट का जो एक ख़त है, उस ख़त में भी कुछ दस्तावेज़ात को वेरीफाई नहीं किया गया। तो आप ये नहीं समझते कि शायद आपके या तो वकला जो हैं उन्होंने केस आपका सही तौर पे पेश नहीं किया, या आपने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं जेआईटी ने? मीर साहब हमारे जो डॉक्यूमेंट पेश हुए ना, वो मेरा ख्याल है मई या जून 2016 के बने, नोटराइज हुए जी, जो सेल हुई है उसके जो है नोट। यूएई का जो अभी खाता है, उन्होंने कहा ये हमें अपने रिकॉर्ड में ये चीज़ नहीं मिल रही, इसकी नोटराइजेशन या दूसरी चीज़ें जो है ना वो हमारा रिकॉर्ड उसकी शहादत नहीं देता। लेकिन वी स्टिल मेंटेन के जो हमारे पास नॉट विथ स्टैंडिंग द लेटर विच was written or which is written by the government of UAE कि हमारे पास रिकॉर्ड में ये चीज़ें नहीं हैं, जो हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिक है। इसकी इस सिलसिले की एक और बैकग्राउंड है, लेकिन वो मैं टेलीविजन पे तो वो आपके पास जो ऑथेंटिक चीज़ है वो आप कोर्ट में क्यों नहीं पेश करते? वो पेश हो गई ऑलरेडी, रिकॉर्ड का हिस्सा है। हाँ। जो डील हुई है इसकी गल्फ स्टील मिल की सेल डीड जो हुई है, और वो जो जिसके पास वो बिकी जो प्रीवियसली, तो वो यूएई की गवर्नमेंट जो है उसने आपकी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई क्यों नहीं किया? देखें, वो वेरीफाई उन्होंने किया हुआ है। जो नोटराइजेशन जो उसकी हुई है, उसका हर सफ़ा नोटराइज हुआ है, वो उन्होंने ही नोटराइज किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं ये हमारे रिकॉर्ड में इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्या मुहर्रकात हैं इस बात के, मैं उस पर मेरा ख्याल है कमेंट ना करूँ तो बेहतर है। उसका ताल्लुक कहीं आपकी फॉरेन पॉलिसी से तो नहीं है? मैं मीर साहब, आप बड़े काया आदमी हैं, जहाँ दीदा आदमी हैं, अगर माइंड तो नहीं किया आपने अल्फाज जो है, तो मैं आपकी जो अक्ल है और दानिश जो है उसको तो मैंने पिछले 20-22-25 साल से आपके साथ न्याज़मंदी है, बल्कि तो मैंने कभी चैलेंज ही नहीं किया। अच्छा, आपने चंद दिन पहले एक बात की थी, जब वो आपने मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 4 मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मशहूर हुई थी वो। उसमें आपने एक बात की थी जो बड़ी अहम बात थी। मैं पूछना ही चाहूँगा कि आप अपनी उस बात पे अभी कायम हैं? ज़रा सुन लें पहले आपने बात क्या की थी। हम ये डिमांड करते हैं कि जेआईटी की तमाम प्रोसीडिंग्स जो हैं, ऑडियो वीडियो जो है आवाम को रिलीज की जाए, विदाउट सेंसर, विदाउट एनी एडिटिंग। ये तमाम ऑडियो और वीडियो टेप जो है पाकिस्तानी आवाम को टेलीविजन के ऊपर दिखाई जाए, बल्कि सीडीएं हजारों लाखों हम खर्चा बर्दाश्त करते हैं कि अनसेंसर और अनएडिटेड, उसकी कौन गारंटी देगा? नहीं, गारंटी तो जाहिर बात है वो कोर्ट ही दे सकती है, लेकिन खाई साहब अगर ये सब कुछ कौम के सामने आ गया तो उसमें फिर ये भी आएगा कि जो तारिक शफी साहब ने जो कोर्ट को एक एग्रीमेंट दिया गल्फ स्टील शेयर के फरोख्त का, तो वो उस पे जो शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये मेरे दस्तखत नहीं है। मेरे आप अजीज हैं मीर साहब, मैं तो जो बात कही है मैं उस पर 100%, 200% कायम हूँ। अच्छा, कि अनएडिटेड, अनसेंसर्ड जो है वो पाकिस्तानी अवाम का हक है, हमारे वोटर हैं, उनका हक तो अल्टीमेट हक उनका है। अच्छा, उनका हक जो है वो तो सब पे फौकियत रखता है। तमाम हकूक जो हैं पाकिस्तान में, अदारों के, कानून के, कायदों के, उसके ऊपर जो आवाम का हक जो है, खल्के खुदा का हक जो है, तो फायक है सबसे ज्यादा। अच्छा, अब ये जब अगर ये वीडियो पेश होती है तो इसमें फिर जो जेआईटी ने सवाल जवाब किए हैं, न सिर्फ वज़ीर आज़म से बल्कि पूरे शरीफ ख़ानदान से,
तो उसमें ये भी पता चलेगा वो क्या क्या पूछ रहे हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो बार बार कहते हैं मैं तो यही बस सिर्फ अर्ज करूंगा कि मीर साहब, मैं इस बात पे कायम हूँ, 100%, 200% कायम हूँ। लेकिन इस बात की जमानत कौन देगा कि उसकी सिलेक्टिव एडिटिंग क्यों ना आपके यहाँ पे की जाती है? आपके यहाँ पे नहीं, छोड़ देना, हम तो एक टीवी चैनल है ना, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको मुमकिन बना दे। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास तो वर्जन नहीं है ना, मैं तो वीडियो की बात कर रहा हूँ, उनके पास तो रिटन वर्जन है। अच्छा चलें, अच्छा अब ये जो वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे हैं जी कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे पे मुकदमा क्या है, इल्ज़ाम क्या है, कसूर क्या है, तो ज़रा वो भी सुन लेते हैं। कल आपके शहर सियालकोट में वज़ीर आज़म साहब ने बात की थी, उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुने। आज मेरा अगर एहतसाब हो रहा है तो कल को इंशाल्लाह औरों का भी होगा, लेकिन नवाज शरीफ का एहतसाब जरूर करो, मगर बताओ तो सही भाई किस चीज का एहतसाब कर रहे हो। ये तो बताओ कि नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है, मुझ पर क्या मुकदमा है। नवाज शरीफ आपका कसूर पता है क्या है? कहते जी मेरे पर कोई करप्शन नहीं साबित हुई। अब पता चला है कि बिजनेस है क्या, इनकी बिजनेस ही करप्शन है। अच्छा, ये एक सियासी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप इमरान खान साहब की, लेकिन अगर ये सारी जो वीडियो है जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक की जाए, अगर ये पब्लिक हो जाए तो समझ आ जाएगी कि क्या इल्ज़ाम है। और नवाज शरीफ साहब को पूछा गया था कि आप ये इल्ज़ाम है। मेरी मीसा, मैं दोनों जो आपने बयानात दिखाए हैं, देखिए मियाँ नवाज शरीफ गल्फ स्टील मिल में कोई हिस्सेदार नहीं थे। कौमियाए गए जब मुख्तलिफ अदारे पाकिस्तान में 1972 में, तो तमाम लोग जिनके अदारे कौमियाए गए, नेशनलाइज हुए, वो सारे के सारे हिजरत करके, माशी हिजरत आप उसको कह लें, वो बाहर चले गए। वो 20-22 ख़ानदान आपको याद होगा अयूब खान के वक्त, वो सारे के सारे को दुबई चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई आयरलैंड चला गया, कोई सऊदी अरेबिया चला गया। मैं ज़ाती तौर पर इस बात का शाहिद हूँ। मैं उस वक्त मुलाजमत करता था, जिस अदारे में मुलाजमत करता था यूनाइटेड बैंक में, वो भी कौमियाया गया। वो कौमियाया गया, वहाँ पे BCCI बन गया। हबीब बैंक जो है कौमियाया गया, बाहर AG ज़्यूरिख बन गया। सैकड़ों के यहाँ अदारे कौमियाए गए, वहाँ पे यूनिट्रेड बन गया, स्टेनिज इंटरट्रेड बन गया, जाबील ट्रांसपोर्ट बन गया। इत्तफाक नेशनलाइज हुई, बाहर जाके गल्फ स्टील बन गई। इसी तरह मैं गिनता जाऊंगा, एक लंबी कहानी है। सब ने लगाए, लेकिन आज क्योंकि जिस बुजुर्ग ने वो कारोबार किया, उसकी बेटा जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है 3री दफ़ा, इसलिए पूछा जा रहा है कि वो मनी ट्रेल उसका क्या है। मियाँ नवाज शरीफ से नहीं पूछा जा रहा। मियाँ नवाज शरीफ से कहा जा रहा है कि भाई आप वो बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली उनका लिंकेज जो है वो उन फ्लैट्स के साथ है। ना फ्लैट्स की मलकियत का इल्ज़ाम है मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, वो तो पूछा जा रहा है ना, बच्चों से पूछा जा रहा है। ये ढूंढा जा रहा है कि किसी तरह ये सारी ट्रांजैक्शन का जो 72-73 में हुई और उसका इख्तिताम जो है वो आके फ्लैट की परचेज पे हुआ, उसका मियाँ नवाज शरीफ, जब मियाँ नवाज शरीफ जब ये पूछते हैं कि मेरे पे इल्ज़ाम क्या है, तो इल्ज़ाम ढूंढा जा रहा है, उसकी लिंकेज जो है ना वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक नहीं हुआ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि कोई एस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो इसलिए वो बार बार पूछ रहे हैं कि मुझ पे इल्ज़ाम। आप देखें, ये दुनिया की तारीख में भी इसकी मिसाल बड़ी कम मिलेगी कि एक शख्स जो है 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहा है, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहा है, 1 दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना रहा है, उसके ऊपर वो 30-35 साल 40 साल की मुद्दत में कई दफ़ा पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा है, उसके ऊपर एक पाई का इल्ज़ाम नहीं है कि आपने पब्लिक ऑफिस होल्डर। कल जजेस साहिबान ने, मोहतरम काबिल एहतराम जज साहिबान ने खुद कहा कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है मिस यूज़ ऑफ ऑफिस, करप्शन या पब्लिक फंड्स में एम्बेजलमेंट का कोई इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन आज ये इल्ज़ाम जो है उनके खानदानी बिजनेस का है, जिससे उनमें पार्टनर भी नहीं थे। वो चले गल्फ स्टील मिल में पार्टनर भी नहीं थे। अच्छा, अब तो ये बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ का बनता है कि वो पूछे भाई कि मेरा मीर साहब, मैं आप बिल्कुल आगाह हैं सारे मसले से।
मुझे अटक किले में फरवरी के अवाइल में शिफ्ट किया गया, तो चौथे पांचवें दिन मुझे निकाला गया। आपको तो स्टोरी पता, लेकिन आपके नाजरीन के लिए मैं बयान कर रहा हूँ। तो मुझे हथकड़ी लगा के लाते थे और पट्टी जो है आंखों में बंदी होती थी। सीढ़ियाँ उतर के दफ्तर में आए बैरिक से, जहाँ पे हमारा सेल था। तो एक ब्रिगेडियर साहब थे, एक कर्नल साहब थे। ब्रिगेडियर साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हयात हैं। कर्नल साहब फौत हो गए हुए हैं। वो बार बार पूछेंगे, खाय साहब आपको पता है आपके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, ये मेरी 9वीं 10वीं जो है वो इंटेरोगेशन है। तो लेकिन मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया हुआ है, तुम्हें क्यों जो है इधर रखा गया है, अटक किले में रखा गया है, या तुम्हें हवालातों में क्यों रखा गया। मुझे वो पूछते रहते हैं भाई तुम्हें क्यों पकड़ा गया। उन्होंने कहा ना आपको अभी तक नहीं पता लगा कि आपको क्यों पकड़ा। मैं कहा नहीं। कहते हैं ये तो हमें भी नहीं पता। अच्छा, आप पे क्या इल्जाम है? तो मैंने वो शेर पढ़ा कि मट्टी की मोहब्बत में हम शुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। वाह जी वाह, इफ्तिखार आरिफ का मैं शेर पढ़ा। तो वो ब्रिगेडियर साहब कहने लगे, खाय साहब एक खुशी हुई है कि इन हालात में भी आपको शेर याद है। अच्छा, तो लेकिन ये वही रेप्लिकेट हो रहा है। अच्छा, ये अलग बात है कि खुदा न खास्ता ना वो कोई उनके साथ अल्लाह ना करे ज्यादती हो कि किसी को हवालात में, किसी को भी, दोस्त दुश्मन सबको भी। सवाल में आप हुक्म करें। देखिए, वो था एक मिलिट्री डिक्टेटर का दौर, ठीक है, परवेज मुशर्रफ का दौर था, और उसमें आपने बड़ी साबित कदमी का मुजाहरा किया। उस वक्त अदालतें भी आज़ाद नहीं थी। अब वजीर आज़म अंगूठा छाप अदालतें थी, अंगूठा छाप अदालतें थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वजीर आज़म नवाज शरीफ हैं। राहील शरीफ साहब भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं हैं, जिनके बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। नए आर्मी चीफ को आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए। अदालतें भी आज़ाद हैं, मीडिया भी आज़ाद है। तो इस वक्त आप अगर वो कहेंगे कि जनाब उस ज़माने में मेरे से पूछा गया था कि जी आपको पता है कि क्या इल्ज़ाम है, तो आज की अदालत ने जो JIT बनाई है वो तो आपसे ये भी पूछ रही है कि ये वज़ीर आज़म साहब FZD कैपिटल नामी जो दुबई की कंपनी है, ये इसके डॉक्यूमेंट पे, इसके लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे इन्होंने अकामा हासिल किया, वर्क परमिट हासिल किया। भले आप कहें कि उन्होंने कभी तनख्वाह नहीं ली, लेकिन वर्क परमिट तो लिया और उस पर 10,000 दिरहम पर मंथ तो लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल 62-63 की खिलाफवर्जी नहीं है। देखें, एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको सैलरी ज़रूर डिक्लेयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो वैलिड नहीं होता लेबर कॉन्ट्रैक्ट जब तक आपकी सैलरी उस पर मैंशन ना हो। चाहे वो 5 दिरहम है, चाहे 5 लाख दिरहम है, आप उस पर मैंशन करते हैं। अमूमन यहाँ पे हर दूसरे आदमी के पास अकामा है UAE का, और वो सैलरी डिक्लेयर हुई होती है, और सैलरी अगर कोई नहीं लेता तो वो नहीं मेंशन करता उसके चेन में। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बग़ैर शक शुबे के ये चीज़ साबित होती है कि उन्होंने कोई सैलरी वहाँ से ड्रॉ नहीं की। तो इसलिए कोई पेक्यूनरी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हुई, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुई। नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो असली देखें, मेरी बात, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही, गलत बयानी तो साबित होती है, तस्लीम गलत बयानी तो साबित होती है। सादिक और अमीन का मसला, मीर साहब वो मुझसे वो जवाब ना मांगे अगर मैंने कंटेस्ट किया उन चीज़ों को अपने स्टाइल से या अपनी वर्जन से, तो मेरे कायद के जो केस के ऊपर को हो सकता है, अच्छा ठीक है, खास्ता को नेगेटिव असर भी हो सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है आपको भी एतराज़ करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि मीर साहब, मैंने पहले भी आपसे बात की है कि अदालत का एहतराम जो है मलहूज़ खातिर होना चाहिए। आप मेरे साथ अदालत में बड़ी दफ़ा पेश हुए हैं, कई मामलात में हम इकट्ठे भी थे जी। मैंने वहाँ पे 7-8 केसेस लड़े हैं, RPP का, LPG का, नंदीपुर का, मियाँ साहब की वापसी का, और 3-4 केसेस। एक केस में मैं नहीं था आपके साथ, यूसुफ रज़ा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन वाला। नहीं, मैं उधर नहीं, मैं नहीं था उसमें। मैंने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन नून लीग पिटिशनर तो थी ना उसमें। नून लीग पिटिशनर थी यार, लेकिन मैं था ना मेरा। चलें, गिलानी साहब मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन मैं एक को ये बात बताऊं कि मैंने कभी उस चीज़ को मौजूए बहस जो है वो, जब वो अदालत का मामला था, उसको पब्लिक फोरम की बहस का मौजू नहीं बनाया। मेरा ख्याल है हमारा भी कसूर है, सियासतदानों का भी,
के अंदर जो होता है उसकी हर बंदा अपनी इंटरप्रिटेशन करके वो बाहर आके मीडिया के सामने बोलता है, सर्कस लगा देता है। सर्कस लगाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कहा, 100%। अदालत को भी इंटरवीन करना चाहिए, फोर्सफुली इंटरवीन करना चाहिए कि ये डेकोरम जो है, ये एहतराम जो है, ये तकद्दस बरकरार रहे। मैं जिस तरह आपने मुझसे सवाल पूछा है, मेरे पास उसका लीगल जवाब हो सकता है हो, लेकिन फिर भी मैं एतराज़ कर रहा हूँ कि ये कार्रवाई जो है वो वोकलाई करने दे। मैं क्यों कमेंट करूँ? अब वहाँ पे ऐसे लोग बाहर खड़े हैं, एक पार्टी के वहाँ पे स्पोक्स पर्सन है जो उसी पार्टी के लीडर को कहते थे कि ये करता है, ये करता है। जो ज़बान बोलते थे, मैं ज़बान दोहरा भी नहीं सकता टीवी के ऊपर, क्योंकि मैं कोई ऐबों से पाक तो नहीं हूँ। मैं लोगों की क्यों ऐब गिनवाऊँ टीवी पे बैठ के जो है। हाँ, कोई सियासी बात हो, कोई फाइनेंशियल बात हो तो वो ठीक है, बंदा करता है। ज़ाती बात मैंने कभी नहीं की। उन्होंने ज़ाती तौर पे जो आज उनका लीडर है उसके ऊपर अटैक किए हुए हैं, ज़ाती तौर पे। आपको भी पता है, मैं और आप समझ भी रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। इसी तरह और भी बहुत से लोग आपको नज़र आएंगे जो मैं समझता हूँ कि हम सियासतदानों को ये काम नहीं करना चाहिए, अदालत पे छोड़ देना चाहिए। और अदालत पे जो एतमाद है उसका ये एक मज़र होगा, उसकी ये एक डेमोन्स्ट्रेशन होगी कि हम अदालती कार्रवाई सुने, वहाँ पे बैठें और वापस आगे घरों में आ जाएं। ये जो बाहर तबसरे जो है ना, मेरे नज़दीक जो है ये सोशल मीडिया रिक्वायरमेंट जो है ना उसको पूरी करनी अच्छा, चाहिए। इससे आप इत्तेफाक करेंगे कि अगर मुस्लिम लीग नून ने और पीटीआई ने मिलकर, दोनों ने ये यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दायर की थी, और फिर मेमो गेट स्कैंडल में भी नवाज शरीफ जो है वो पीपल्स पार्टी की इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो अगर मुस्लिम लीग नून को ये राइट हासिल है कि वो पीपल्स पार्टी की इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं इनको डिस्क्वालीफाई करें, तो फिर ये आज की अपोजिशन का भी ये राइट है और ये कोई जमहूरियत के खिलाफ साजिश नहीं है। मीर साहब देखें, मेमो गेट की आपने बात की, मैं भी उसमें शामिल था। चौधरी निसार शामिल नहीं, मेरी बात सुने। जो मेमो गेट जो है वो वर्बैटम जो है आज भी साबित हो रहा है कि वो एक साजिश थी। हुसैन हक्कानी साहब ने जो कुछ किया था वो एक साजिश थी, और हुसैन हक्कानी साहब का जो किरदार है या उनका तर्ज अमल जो है पिछले 8, 10, 12 साल में, वो इस बात का मज़र है कि जो मेमो गेट स्कैंडल था वो बिल्कुल करेक्ट। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो उनको फ़ारग कर दिया होगा। नहीं, पीपल पार्टी ने तो अभी वो कहते हैं फ़ारग कर दिया है। उस वक्त तो पूरी तरह डिफेंड किया था इन्होंने, असेंबली में भी और असेंबली के बाद भी डिफेंड किया था। एम्बेसडरशिप से फ़ारग नहीं किया था, असेंबली एम्बेसडरशिप से फ़ारग तो उनसे हिसाब लिया था वो $7 मिलियन का जो है कि वो किधर खर्च हुआ था। लेकिन उसका कोई उसका नतीजा तो नहीं ना निकला, जो मेमो कमीशन बना था। मीर साहब, पाकिस्तान में JIT के किसी इन्वेस्टिगेशन का मेरा सवाल बहुत रिजल्ट निकला है, आप मुझे बताएं। ठीक है, आप सही कहते हैं। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि अगर नून लीग को ये राइट है कि वो पीपल्स पार्टी की इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाए और वो साजिश नहीं थी, तो क्या आज की अपोजिशन अगर नून लीग की गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो क्या ये साजिश है? नहीं, मैं मीर साहब, ये तो किसी को अदलिया से रजू करने का राइट तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो फिर आजकल आपके साथी क्यों कहते हैं साजिश हो रही है? देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं इस साजिश के ताने बाने जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर ढूंढता हूँ। अच्छा, और मेरे पास एविडेंस है। मैं इस वक्त कोई बात करूँगा तो हमारी जो खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ जो जाविये हैं उनके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। लेकिन आपसे मैं प्राइवेटली बात करके आपको बता सकता हूँ कि इसके जो हमारी पिछले 4-5 साल में जो हमारी खारजा पॉलिसी पे मुख्तलिफ स्टैंड हमने लिए हैं, उसकी भी हम कीमत अदा जो है मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं। अच्छा, तो एक वक्फा लेते हैं जी, और वक्फे के बाद कोशिश करते हैं कि तो खाया साहब ने एक आलमी साजिश की तरफ इशारा किया है, इसकी कुछ तफसील जानने की कोशिश करते हैं। लगता यह है कि साजिश पाकिस्तान के अंदर से नहीं हो रही। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद जी। ख्वाजा आसिफ साहब, थोड़ा सा बताएंगे कि अगर आलमी साजिश है तो आलमी साजिश को कामयाब बनाने के लिए लोकल एजेंट्स की भी तो जरूरत होती है। मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल जो है पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना और पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बने। मियाँ नवाज शरीफ ने उसको रजिस्ट किया, पूरी कौम उसके साथ खड़ी हुई।
ये एक नेशनल एफर्ट था जिसको मियां नवाज शरीफ ने लीड किया कि भाई हमने एटमी कुव्वत जो है हमने डिक्लेयर करना है, हमने ये स्टेटमेंट जो है देनी है कि भाई हमारे पास एटम बम है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया, लेकिन पाकिस्तान की जो दस्तनगरी है, माशी दस्तनगरी है, वो उसका खात्मा ना हुआ। 8 साल की फौजी हुकूमत भी गुजर गई, उसके बाद 5 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी गुजर गई। पिछले 4 साल में जो माशी आपने लीप्स फॉरवर्ड लिए हैं, उससे ये जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपका और मेरा वतन जो है वो एक माशी कुव्वत भी बनेगा इंशाल्लाह। एक स्ट्रेटेजिक हमने अचीवमेंट की, दूसरी हमने इकोनॉमिक अचीवमेंट की कर रहे हैं, उस प्रोसेस में है और इंशाल्लाह ताला कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। पाकिस्तान की जो दस्तनगरी है वो हमारे जो दोस्त नमा लोग हैं उनको सूट नहीं करती। ये दहशतगर्दी का जो खात्मा नहीं हो रहा हमारे खिते में, ये इसके पीछे ये इरादा शामिल है कि दहशतगर्दी को किसी लेवल तक जिंदा रखा जाए, उसको एलिमिनेट ना किया जाए। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी को एलिमिनेट करने का तहैया किया हुआ है, उसके लिए कुर्बानियां भी दे रही हैं। और इस वक्त भी हमारा ऑपरेशन जो है खैबर फोर्ट जो है तोरा बोरा के सामने जो इलाका है उसमें जारी और सारी है। शहरों को हमने पाक साफ किया है, हमने अपनी सरहदों के ऊपर, चाहे वो मशरकी है चाहे वो मगरबी है सरहदों, उसके ऊपर भी हम जंग ये आप क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस को फौज को दे रहे हैं। एब्सोल्युटली क्यों नहीं। तो इसका मतलब है कि इस साजिश, इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में टारगेट सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है बल्कि पूरी रियासत है। पूरी रियासत है और उस रियासत को इस वक्त जो है उसकी जो सिंबल है वो मियां नवाज शरीफ है, क्योंकि वज़ीर आज़म है, इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, वो मज़हर है इस रियासत के अवाम की ख्वाहिशात का। और उसने जिस तरह उस वक्त एटमी ताकत बनने के लिए लीड किया था पाकिस्तानी अवाम को, आज वो माशी ताकत, और उसमें तमाम तरह अदारे जो हमारे आइनी अदारे या सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो दे आर ऑन वन पेज। लेकिन सी पैक, ग्वादर पोर्ट, ये लोग जो है ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ग्वादर पोर्ट जो है वो एक डीप सी पोर्ट है, इस खिते में वाइड पोर्ट है, यहाँ पे और भी बंदरगाहें हैं, उनका बिजनेस भी जो है मारा जाएगा ना, फिर उनकी जो मोनोपोली है इस एरिया के अंदर वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान उभरेगा, एक कराची पोर्ट है, उसके बाद ग्वादर पोर्ट है, और भी हमारी पोर्ट्स हैं, पसनी है, जियोनी है, उर्मारा है। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं, एनकैश करना चाहते हैं। और हमारे जो खैर खा नहीं है वो चाहते हैं कि हमें चाहते हैं हम दहशतगर्दी के जंग में उलझे रहें। हमारा जो मशरकी दुश्मन है, आपका अमेरिका की तरफ है। जब मैं आता हूँ सब इशारों को तो नहीं, मैं बिल्कुल इशारों के नाम में बात करूँगा। जो हमारी जो इस तरफ रियासत है हिंदुस्तान, जो हमारा अजली दुश्मन है, वो ऑपरेट जो है हमारी मगरबी सरहद की तरफ से भी कर रहा है, अफगानिस्तान से भी कर रहा है, उसके सवाल से भी कर रहा है। अगर दहशतगर्दी मीर साहब खत्म होनी होती तो 16 मुल्क अमेरिका लेके वहां पे बैठा हुआ है, दहशतगर्दी खत्म ना हो जाती अफगानिस्तान में, दहशतगर्दी खत्म ना होती अफगानिस्तान में, इराक में, दहशतगर्दी लीबिया में, दहशतगर्दी सीरिया में, इन तमाम ममालिक में दहशतगर्दी खत्म होती। दहशतगर्दी लोग खत्म करना नहीं चाहते, वो किसी ना किसी लेवल पे उसको मेंटेन करना चाहते हैं। लोग कौन है? वो लोग जो है सबसे बड़ा जो है उसको लीड दहशतगर्दी को, सो कॉल्ड लीडर जो है दहशतगर्दी की जंग में, वो अमेरिका है ना। मुझे बताएं, तो मुझे बताएं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन खालिद साहब बिल्कुल सही, मेरी बात सुने। मियां नवाज शरीफ जो है इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी, इस मुल्क की जो आज़ादी जो है बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर या माशी आज़ादी का सिंबल बन गया है, वो ये एफर्ट लीड कर रहा है। तो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश अमेरिका कर रहा है? नहीं, अमेरिका में देखें, मैं कोई एक वाहिद मुल्क की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा। इस सारे मसले में बहुत सारे ममालिक के और हमारे अंदरूनी जो मियां नवाज शरीफ के दुश्मन जो हैं, सियासी दुश्मन हैं या अदरवाइज दुश्मन जो हैं, उनके कन्वर्ज कर गए। खालिद साहब, आप कन्वर्जेंस ऑफ जो लोगों की ख्वाहिशात जो हैं वो कन्वर्ज कर गई हैं। तो मेरी बात सुने, आपने अपने साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को सऊदी अरब भेजा और वो जो अलायंस है उसको अमेरिका की मदद हासिल है, क्या फायदा हुआ राहील शरीफ को सऊदी अरब भेजने का? साहब, वक्त जो है मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, वक्त जो है ये फैसले कर देगा। जो आप जो कह रहे हैं वक्त खुद ब खुद फैसले कर देगा, हमें उसको पुश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी दस्तनगरी है मीर साहब, हमें फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर हमारी बहुत डिपेंडेंस है, बहुत डिपेंडेंस है हमारी फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। इसलिए आप
आप समझ सकते हैं कि हमें क्या कंपल्शंस हैं। अच्छा, मैं वन आफ्टर द अदर इंसिडेंट गिनवा सकता हूं जो पाकिस्तानी आवाम को किसी न किसी दिन जरूर पता लगेंगे अच्छा कि ये क्या हो रहा है, और ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की के सफर को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा खाई साहब, एक आपके सियासी मुखालफ हैं, पहले आपके साथी थे, शेख रशीद साहब। वो आजकल कागज़ पे एक कागज़ होता है उनके पास, वो बताते हैं कि जी 14 मुस्लिम लीगी MNAs जो है उनका फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, इतने खिलाफ हैं, इतने दरमियान में हैं, इतने साथ हैं, और एक पंजाब के सूबाई वज़ीर अताब मानेका साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। तो क्या वाकई नून लीग के अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ हो रही है? मीर साहब, हमारी पार्टी में कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही। आखिर जो हमारे मुखालिफ हैं उन्होंने मुंडा तो चुकाना है ना किसी न किसी ने। अगर वो ये दिलासे नहीं देंगे तो काम दुकानदारी किस तरह चलेगी? तो पार्टी हमारी पार्टी बिल्कुल कायम है, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बिल्कुल कायम है। मियां नवाज शरीफ जो है वो सिंबल है हमारी क़यादत का और हमारी पार्टी की यूनिटी का। जो 4 साल में मीर साहब, मैं एक और बात ज़रा थोड़ी सी ज़ाती कॉन्टेक्स्ट में मेरी लोड शेडिंग होती है, एक दवाई पा छड़ दो टीवी दे उत्ते, मैं आना मुझे भी मेरे गिरबान पे भी आज पिछले 2-2.5 महीने से लोड शेडिंग जो है कंट्रोल है। पनामा की वजह से नहीं, पनामा की वजह से नहीं है, पनामा की वजह से नहीं है, ये अच्छी खबर देने का कायल ही नहीं रहा हमारा मीडिया जो है। ये अच्छी खबर भी दिया करें। ये पहले 5-6 रोज़े निकाल के जो अप्रैल का शुरू था या मार्च का, पाकिस्तान के अवाम को मासवाए जहाँ में बिल नहीं दिया जाता, रिकवरी हमारी बहुत लो है, हर जगह बिजली अल्लाह के फजल से। ये मियां नवाज शरीफ का फोकस है इस चीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से हर महीने नया पावर प्लांट जो है ना आपका। अच्छा, फर्ज करें कि अगर ये बातें हैं ना, ये बातें इनको कोई इनका कोई इश्तिहार नहीं लगा, आपने बोल दी। नहीं, ये तो आपकी मेहरबानी है ना, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बोल लिया। ठीक है, मैं नहीं बैठा हूँगा, आप नहीं बात करेंगे। अच्छा खाई साहब, मैं मेरे नाल थोड़ा सा थोड़ा जरा खाई साहब, एक और लोग और भी बहुत सी खबरें चाहते हैं ना, आप उनको बताएं कि फर्ज करें कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए, उनकी जगह पे परवेज़ अशरफ साहब आ गए थे, तो अगर वो जाते हैं तो कोई आपने कोई गौर व फिक्र किया उनकी जगह पे कौन आएगा? हमारे पास ये ऑप्शन जो है ना, हमने कोई इसके ऊपर दूर तक मैं जितनी लंबा किया ना, मैं दूर तक जो है ना, हमने इस ऑप्शन पे को कंसिडर ही नहीं किया। अच्छा देखें, मैं फिर कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इल्ज़ाम जो है वो एक वो क्या कहते हैं, इट सीम्स, जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ है JIT वालों ने, इट सीम्स, लुक्स लाइक दैट, इस किस्म की चीज़ें। मियां नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से कहीं भी नहीं जा रहा मीर साहब, कहीं नहीं जा रहा। 2018 जो लड़ा इलेक्शन। अच्छा तो फिर अब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो उसका भी कुछ जिक्र करता हूँ, लेकिन एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। खाई साहब, मेरे पास इतने ज़्यादा सियासी सवालात थे, मैं सोच रहा हूँ कौन सा छोड़ूँ कौन सा ना छोड़ूँ। इससे पहले कि मैं LOC पे आऊँ, एक सवाल, ये आपने वो ट्रैक्टर ट्रॉली वाली मैं बात नहीं करता, एक ट्वीट की थी आपने, काफ़ी दिन हो गया, 12 जून को की थी। आपने कहा था कि न्यूली एक्वायर्ड डंपर कैन बी यूज्ड फॉर हॉलिंग पॉलिटिकल गार्बेज, नो एडिशनल एफर्ट एक्सपेंस। ये डंपर के आपने नाम तो नहीं था लिया, लेकिन फिर उसका डंपर जिसके बारे में आपने कहा था उनका जवाब भी आ गया। ये जो आप खुद ही कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो जुबान बड़ी काबिल एतराज इस्तेमाल होती है। देखिए, ये बिल्कुल जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं उनके बिल्कुल उसमें आता है डंपर। देखें, दुनिया की जो पार्लियामेंट, मेरे पास एक किताब है फाइन आर्ट ऑफ पॉलिटिकल विट, बड़ी पुरानी किताब है, मैंने मियां मुमताज़ दौलताना से लेके पढ़ी थी 1964-65 की, मेरे पास अभी भी किताब है। मैंने फिर उसके बाद पुरानी किताबों में कहीं ढूंढ के अमेरिका से ली थी किताब, मैं आपको दूंगा, आप पढ़ लीजिए, मैं हाईलाइट कर दूंगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो, अच्छा चलें ठीक है, ये आपका जवाब होगा। मैंने कोई नाम नहीं लिया, नाम लोग कोई आप कुछ समझ रहे हैं, कोई और कुछ समझ रहे हैं। अच्छा, एक ये जो कुछ पिछले दिनों कुछ लोग गए हैं तहरीक इंसाफ में, इनमें एक खातून है, उनका नाम है फिरदौस आशिक अवान। क्या ये खबर दुरुस्त है कि फिरदौस आशिक अवान मुस्लिम लीग नून में आना चाहती थी, उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात तय हो चुकी थी, आपने बीच में काम खराब कर दिया? अंदर दी गल्लां ना पूछो ना, जी थोड़ी जी दस दो ना।
मीर साहब इन्होंने मैं कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता एक ख़ातून से, वो इन्होंने 2008 में भी ये लंदन भी जाके मियाँ साहब से मिली थी। अच्छा। और जिस दिन पिछले महीना 1.5 महीना 2 महीने कबल जो है हम गए थे नीलम जेलम, उन दिनों राजा फ़ारूक हैदर साहब भी गवाह हैं इस बात के, आप उनसे भी पूछ लीजिए, आपकी मुरासम है उनसे, वो भी वहाँ थे। बल्कि मैं उन खातून को, मोहतरम को मैं नहीं जानता था, उन्होंने मुझे बताया कि ये उनकी सिफारिश लेके आई हैं और ये उनको शमूलियत इनकी कराना चाहती है। ये उन्होंने राजा फ़ारूक हैदर साहब को बताया था। मैं मुझे वो बताएं जो फिर आपकी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बात हुई थी, वो बताएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे पूछा फिरदौस आशिक अवान के बारे में, आपने उन्होंने पूछा, मैंने कहा हमारा जो अरमगान सुवानी है बरखुरदार है मेरा, बड़े वरियो ख़ानदान का वो चश्मो चिराग है, उसने 82,000 वोट से जीता हुआ। ठीक, 82,000 वोट से। तो मैं तो एक सियासी बात की, मैंने कहा 82,000 वोट। चलें, ये बात कंफर्म कर दी आपने। अच्छा, अब ये बताएं कि जो कल वज़ीर-ए-आज़म साहब सियालकोट गए, उन्होंने सारी बातें की, लेकिन सियालकोट जाके वो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री को भूल गए और जो कुछ भी इंडिया कर रहा है, मेरा ख्याल है परसों, अगर आपके मेरा ख्याल है नज़र से नहीं गुजरा, प्राइम मिनिस्टर साहब का 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 2-3 दिन लगातार जो है उनका बयानात इस पे आते रहे। अच्छा। जो हमारी गाड़ी गिरी है, हमारे जवान शहीद हुए हैं जिसके ऊपर उन्होंने फायरिंग की है, उसके बाद दोबारा फायरिंग हुई है दोनों के ऊपर, इस साइड के ऊपर भी जो वाकया हुआ है उसके, ये अचानक LOC पे इंडिया ने प्रेशर बढ़ा दिया और अब मुलायम सिंह यादव साहब जो उन्होंने ये भी कह दिया है कि चाइना हैज इंस्टॉल्ड द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन पाकिस्तान सॉइल एंड इज फुली प्रिपेयर्ड टू अटैक इंडिया। तो ये भी चाइना को भी बीच में मीर साहब, हमें चाइना का एटम बम लगाने की क्या जरूरत है, हमारे पास अपने हैं। हमें जब हमारी जेब में पैसे हैं, मुझे तो आपसे उधार लेने की क्या जरूरत है। हमारे सॉइल पे इस वक्त भी इंडिया की जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास टैक्टिकल वेपन्स जो है ना वो हमने डिप्लॉय किए हुए। अच्छा, ये जो इंडिया का प्रेशर है ये यकीनन हो सकता है किसी आलमी साजिश का हिस्सा हो, तो इस किस्म की आलमी साजिशों के मुकाबले के लिए आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों को एक पेज पे होना चाहिए? 100% मीर साहब, इससे कौन इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी बात यह है कि हमें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमें इकोनॉमिकली भी जो है ना वो इकोनॉमिक सॉवरेंटी भी जो है ना हमें अचीव करनी चाहिए। माशी खुद मुख्तारी जो है वो अचीव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो हमें अपना इत्तेहाद भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है, ये वर्ल्ड बैंक, ये IMF, ये फलाना इस पर ख़त्म हो। हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। ये CPEC जो है, जो एक हमारी माशी शाहरग बनने जा रहा है, ये ग्वादर पोर्ट जो है एक ओपनिंग मिल रही है सेंट्रल एशिया को, चाइना को, वार्म वाटर की तरफ जो है, ये जिससे गेम चेंजर, और सबको पता है। और हमारी तरफ से तो दावत आम है कि जो मुल्क इसमें शामिल होना चाहता है बिल्कुल शामिल। ईरान इज विलिंग। आखिर में पाकिस्तान के वजीर दफा से मैं चाहूंगा कि कैटेगोरिकली बता दें, क्या फौज और अदलिया आपकी हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश में शामिल है? हमारी कोई किसी ना अदलिया हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही है, ना फौज हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। मेरे ख्याल दोनों अदारे जो हैं आइन की हदूदों को यूद में रह के जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। हमें किसी JIT के ऊपर शिकवा या गिला था, हमने उसका बरमला इजहार किया है, अभी आपके प्रोग्राम में भी जो है वो है। मैं मीसा, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जो आप मेरा ख्याल था कि आप उस पर लाइन ऑफ कंट्रोल या इसकी बात करेंगे। मीसा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस वक्त 2 लाख फ़ौज के साथ जो है, जवान अपने बेटे बेटियों के साथ जो है वो लड़ रहा है 2 लाख के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका इतनी माइटी पावर है, अगर वो दहशतगर्दी ख़त्म करना चाहे तो इतनी माइटी पावर है कि उसका माइट जो है लोगों को अंदाज़ा ही कोई नहीं है। उसने इराक़ में भी दहशतगर्दी बढ़ गई, सीरिया में भी बढ़ गई। 40% जो है ज़मीन जो है अफ़गानिस्तान की वो काबुल के पास नहीं है। लीबिया में बढ़ गई, दुनिया में बड़ी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, वाहिद, कोई इसकी मिसाल नहीं है। 2 लाख फौजी जो है हमने, और साथ हमारा इधर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी कमिटेड है। उधर 2 लाख वो कमिटेड है, इधर भी कमिटेड है।
तकरीबन 3 लाख फौजी जो है इस वक्त कॉम्बैट उसमें सिचुएशन में है। तो ये हमारा एफर्ट जो है दिस हैज़ टू बी प्रोपोगेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हम हैं जो एक्चुअली जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जो है काम दिखाया और कामयाबियां हासिल की हैं हमारी अफवाज ने, और मियां नवाज शरीफ ने फ्रॉम द फ्रंट लीड किया इस एफर्ट को, चाहे वो जनरल हील के वक्त था या आज है। आपने जो सवाल किया है पिछला, ये तमाम अदारे जो हैं मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क के फ्यूचर के लिए, मुल्क की माशी तरक्की के लिए तमाम अदारे एक पेज पे हैं। अगर कोई इसके मुतल्लिक़ गलत सोचता भी है तो मैं समझता हूँ मुल्क को नुकसान पहुँचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब। और जो लोग ये दावा करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं या कोई साजिश अगर हो रही है तो उसके पीछे फ़ौज और अदलिया है, उन्हें पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू पे गौर करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।